नमस्कार साथियों, टीटीआईबी क्लासेज पर आप सभी का स्वागत है। तो हम मौलिक विद्युत एवं वैद्युतिक पदार्थ देख रहे थे और इसकी काफ़ी क्लासेस हमने ली और बहुत ही मज़ा आ रहा था। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी से पूछना चाहूँगा कि कैसे चल रहा है आपका संघर्ष भरा जीवन। तो देखिए, संघर्ष करते जाइए, एक दिन सफलता आपकी हथेलियों में जरूर होगी। तो आइए साथियों, बिना देरी के शुरू करते हैं। तो साथियों, हमारा आज का जो टॉपिक होने वाला है ना, वेरी इंपॉर्टेंट विद्युत धारा होने वाला है। क्या होने वाला है भाई? विद्युत धारा होने वाला है। ठीक है साथियों, क्या होने वाला है? विद्युत धारा होने वाला है। साथियों, विद्युत धारा की सबसे पहले तो डेफिनेशन याद होना हमें बहुत जरूरी है कि विद्युत धारा एक्चुअल में होती क्या है। तो सब ऐसे तो सभी को पता होगी कि विद्युत धारा क्या होती है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। मतलब साथियों, हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, हमें दे दिया गया है भाई आपके पास ये एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को संभालिए, ये इलेक्ट्रॉन भागना नहीं चाहिए। अगर ये इलेक्ट्रॉन भाग गया तो आपको करंट लग सकता है, आपको आपके सामने दुविधा उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, तो हमें इलेक्ट्रॉन दे दिया गया, लेकिन साथियों इलेक्ट्रॉन का एक स्वभाव है, इलेक्ट्रॉन का एक स्वभाव है, अगर कहीं से इसका भाई वोल्टेज आ जाएगा और वो इसको अगर सपोर्ट लगाएगा, पीछे से धक्का लगाएगा, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा ही होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा ही होगा। तो क्या होता है भाई, वोल्टेज पीछे आ जाता है, इसको धक्का लगाता है। अगर यहाँ पर वोल्टेज ने इसको धक्का लगाया, अगर वोल्टेज सफल हुआ इसका धक्का लगाने में, तो हमारे हाथ से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, इलेक्ट्रॉन भाग जाएगा। और अगर इलेक्ट्रॉन भाग जाएगा तो वहां पर विद्युत धारा उत्पन्न होगी, विद्युत धारा बनेगी, जिससे हमें झटका लगेगा ही लगेगा। ठीक है, तो विद्युत धारा आप सभी को समझ में आ गई होगी कि विद्युत धारा क्या होती है। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। और प्रवाह कौन कराता है? प्रवाह कराता है वोल्टेज। वोल्टेज क्या है साथियों? यहाँ पर सहारथी। जैसे कि श्री कृष्ण अर्जुन के सहारथी बने थे, ठीक है, अर्जुन को लेकर के जा रहे थे, उसी प्रकार यहाँ पर वोल्टेज को सहारथी माना गया है। और वोल्टेज जो है करंट को आगे लेकर के जाती है। बात समझ में आ गई? करंट को आगे लेकर के जाती है। तो यहाँ पर विद्युत धारा की डेफिनेशन आपको याद रखनी है। लेकिन साथियों, सवाल ये है कि सर इसकी स्पीड क्या होती है? जैसे कि मान लीजिए कि हम दौड़ते हैं, तो हम कितनी स्पीड से दौड़ते हैं भाई? 1 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ते हैं। सर हम 1 किलोमीटर 1 घंटे में दौड़ सकते हैं। ठीक है, ये हमारी स्पीड है। लेकिन सर इसकी भी तो कोई ना कोई स्पीड होती होगी। बिल्कुल होती है साहब, इसकी भी बिल्कुल स्पीड होती है। तो इसकी स्पीड क्या होती है? इसकी स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड साथियों, मीटर प्रति सेकंड। मतलब साथियों, एक सेकंड ये लिख देता हूं मेरे पास। मतलब साथियों, यहां पर ये इतना मीटर है ना, इतना मीटर 1 सेकंड के अंदर फ्लो होगा। अब ये कितना मीटर है? आइए देखते हैं साथियों। 1 2 3 4 5। ठीक है, कितना हो गया भाई? 5 हो गया ना। और ये 8 जीरो हमने लगा दिए, और इसको इंटू कर दीजिए आप 3 से। और जब हम इसको 3 से इंटू करेंगे तो यहाँ से 1 हटेगा और 3 आएगा। मतलब साथियों, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। मतलब साथियों 30 करोड़ मीटर। ठीक है, 30 करोड़ मीटर 1 सेकंड में फ्लो हो जाती है हमारी विद्युत धारा, हमारी विद्युत धारा। तो साथियों विद्युत धारा जो है, इसको हम ए से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, हम इसको ए से प्रदर्शित करते हैं। और ए से ए क्या है साथियों? यहाँ पर एम्पियर है, सॉरी एम्पियर है साथियों। क्या है भाई? एम्पियर है। मतलब साथियों, जो एम्पियर है विद्युत धारा का मात्रक होता है। क्या होता है? मात्रक होता है। और इस मात्रक को हम ए से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत धारा का प्रतीक आई होता है और वोल्टेज का प्रतीक वी होता है। इतनी बात समझ में आ गई होगी साथियों। यहाँ पर आई विद्युत धारा का प्रतीक है, ए एम्पियर का प्रतीक है। एम्पियर क्या है? विद्युत धारा का मात्रक है। मतलब एम्पियर में विद्युत धारा मापी जाती है। जैसे कि मान लीजिए वजन है तो वो वजन, लेकिन मापा किस में जा रहा है? किलो में मापा जा रहा है। ठीक है तो वजन, लेकिन मापा किलो में जा रहा है। जैसे कि पानी है लेकिन वो मापा लीटर में जा रहा है। ऐसा थोड़ी कहते हैं कि हम इतना पानी है, ठीक है, 10 पानी है, 5 पानी है, ऐसा नहीं कहते ना। 10 लीटर पानी है, 4 लीटर पानी है, 1 लीटर पानी है, हम ऐसे ही बोलते हैं। तो वहां पर लीटर में मापा जा रहा है इसको। तो यहां पर विद्युत धारा को एम्पियर में मापा जाता है। अभी एम्पियर क्या है इसको मैं अच्छे से समझा दूंगा, कोई आपत्ति वाली बात नहीं है। तो विद्युत धारा आप सभी को समझ में आ गई होगी कि विद्युत धारा क्या है। इतना कॉन्सेप्ट याद रखिए, विद्युत धारा में कंप्लीट है। और बाकी साथियों अब आती है एसी और डीसी। विद्युत धारा जो है ना साथियों, 2 प्रकार की होती है। ठीक है, विद्युत धारा 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है भाई? 2 प्रकार की होती है। विद्युत धारा ने 2 बेटे पैदा किए। ठीक है, एसी और डीसी। एसी और डीसी साथियों वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको इसको अच्छे से समझना है तो आई बटन पे क्लिक कीजिए, वहां पर मैंने वीडियो बना रखा है आपके लिए भी लिए। ठीक है, तो साथियों यहाँ पर एसी जो है ना, एसी की फुल फॉर्म, एसी की डिफिनेशन हमें याद रखनी होती है। सबसे पहले तो एसी की जो फुल फॉर्म होती है ना, इसे हम क्या कहते हैं? अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं साथियों। और एसी को हम प्रत्यावर्ती धारा भी कह सकते हैं।
ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा भी हम इसे कह सकते हैं साथियों, प्रत्यावर्ती धारा हम इसे कह सकते हैं एसी को, और हम इसे अल्टरनेटिंग करंट भी कह सकते हैं। शॉर्ट में हम इसे एसी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? एसी कहते हैं साथियों। एसी की एक बहुत बड़ी समस्या भी है और बहुत बड़ी हमारे पास इसका एक गुण भी है साथियों। एसी क्या होती है साथियों? बिल्कुल यहां पर इस प्रकार से चलती है, एसी इस प्रकार से चलती है। मतलब साथियों एसी जो होती है ना, अपना मान और परिवर्तन, ठीक है, मान और दिशा, देखिए मान ये चेंज कर रही है, यहां पर ये 90 डिग्री है, यहां पर ये 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, यहां पर ये 90 डिग्री है, यहां पर ये 270 डिग्री है, 270 डिग्री है। तो साथियों देखिए जैसे जैसे देखिए ऊपर एसी बढ़ रही है तो ये 90 डिग्री की ओर जा रही है, तो 90 डिग्री की ओर जा रही है तो शायद ये 85 पर भी गई होगी, और ये 75 पर भी गई होगी, और ये 60 पर भी गई होगी। तो यहां से मैं क्या देखने को मिला कि सर इसने अपना मान चेंज किया, मान चेंज किया, पहले 1 पे थी, फिर 2 पर गई, 3 पर गई, 4 पर गई, ऐसे कर करके ये 90 पर पहुंची, ठीक है, 180 पर भी जाएगी, 270 पर भी जाएगी। तो यहां पर इसने अपना मान चेंज किया। लेकिन डेफिनेशन में ये दिखा रखा है कि मान और दिशा दोनों चेंज जो करती है वो एसी होती है। तो यहां पर एसी देखिए, मान तो इसने चेंज किया, अभी ये दिशा भी चेंज करने लगी। पहले ये प्लस में चल रही थी, यहां पर ये वाला पार्ट जो है ना ऊपर वाला प्लस का होता है, नीचे वाला पार्ट माइनस का होता है, ठीक है, नीचे वाला पार्ट माइनस का होता है। अभी देखिए प्लस 180 के बाद ये माइनस में जाने लगेगी। तो इसने क्या किया? मान भी चेंज किया भाई और दिशा भी चेंज की। पहले प्लस में चल रही थी, माइनस में चली गई, तो दिशा अपने आप चेंज हो गई, ठीक है। तो साथियों एसी क्या होती है? एसी मान और दिशा दोनों चेंज करती है। लेकिन साथियों जो एसी होती है ना, एसी, हम इसको तारों की सहायता से ज्यादा दूर तक ले जा सकते हैं, तारों की सहायता से ज्यादा दूर तक ले जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जाती है टहलती टहलती, ऐसे आराम से टहलती टहलती आगे बढ़ती है, बिल्कुल आराम से, ठीक है। तो जो टहलता टहलता आगे बढ़ रहा है ना, वो बहुत ही दूर तक जा सकता है। ये तो आप भी मानते हो, एक बार आप दौड़ कर देखना, 100 मीटर से ज्यादा आप नहीं दौड़ पाओगे। 100 मीटर भी क्या पता, बहुत ज्यादा बोल दिया होगा मैंने तो, ठीक है, एक बार आप दौड़ के देख लेना। तो क्या है कि हम ज्यादा देर दौड़ नहीं पड़ते, लेकिन जब टहलते टहलते जाएंगे ना तो हम काफी दूर तक जा सकते हैं। ये हमारा भी गुण है और ये यहाँ पर ये इसका भी गुण होता है, तो हम इसीलिए इसका प्रयोग ज्यादा करते हैं साथियों। भारत में जो है ना, भारत में एसी जो है ना प्रयोग की जाती है सभी घरों में। एसी लैंप जो जितने भी लैंप आप देखते हैं जलते हुए, सभी एसी से चल रहे हैं साथियों। जो भारत के अंदर फ्रीक्वेंसी होती है ना, फ्रीक्वेंसी का मतलब साथियों ये एक फ्रीक्वेंसी है जो आपके सामने ये कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है ना, यहाँ पर एक बार प्लस में गई और एक बार माइनस में गई, ये 360 डिग्री का कोण इसने पूरा किया, तो ये एक साइकिल होगी, एक साइकिल होगी। और साथियों इसी एक साइकिल को हम एक फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं, इसी एक साइकिल को हम एक फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं साथियों। इसी प्रकार की 50 हर्ट्ज, ठीक है, 50 फ्रीक्वेंसी जब एक साथ चलती है तो हम उसे कहते हैं 50 हर्ट्ज। क्या कहते हैं भाई? 50 हर्ट्ज। और भारत में साथियों 50 हर्ट्ज ही आती है, ये 1 हर्ट्ज है। इसी प्रकार की 50 साइकिल एक साथ चलती है, तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि हमारे भारत में जो है 50 हर्ट्ज आ रही है। अमेरिका में 60 हर्ट्ज आती है, ठीक है, अमेरिका में 60 हर्ट्ज आ रही है। अब आप कहोगे कि सर नहीं साहब, हमें भी 60 चाहिए, हमें भी 60 चाहिए। बिल्कुल 60 आ सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कल बना लो 60, आज बना लो 60। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जितने भी उपकरण आपने हमने बना रखे ना, ये सभी 50 पर चलने वाले। सबसे पहले इनको चेंज करना होगा, तब जाके हम 60 बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इनको चेंज करना होगा, तो इतना टाइम हमारे पास है नहीं साहब। जो बन चुके तो इसीलिए हम पुराने रीति रिवाजों के अनुसार चल रहे हैं, ठीक है, चलने दीजिए साहब, वरना कहाँ पर इतना पैसा है। अभी हम ही चेंज करवाएंगे तो काफ़ी पैसा लग जाएगा, छोड़िए इस बात को, ठीक है। तो यहाँ पर 50 हर्ट्ज हमें घरों के अंदर देखने को मिलती है साथियों, ठीक है, घरों के अंदर देखने को मिलती है साथियों। एसी जो उत्पन्न की जाती है 33 केवी तक की जाती है, ठीक है, 33 किलोवोल्ट तक की जाती है, 33 किलोवोल्ट। अब आप कहोगे सर हमने तो 132 भी देखी है साहब, हमने तो 232 भी देखी, हमने तो सारी देखी है, 100, हम तो 33 से भी ऊपर देखी हुए। तो बिल्कुल आपने देखी होगी साहब, मैंने मना नहीं करा। लेकिन साथियों एक ट्रांसफार्मर नाम की युक्ति आती है, एक ट्रांसफार्मर नाम की युक्ति आती है जो इस 33 केवी को आगे बढ़ाती है, ऊपर करती है, ठीक है, और ऊपर करती है मतलब हाई करती है वोल्टेज को। लेकिन ये बनाई साथियों 33 तक की जाती है। इतनी बात हमेशा याद रखना, पेपर में अगर पूछ लिया जाए कि कितने वोल्टेज तक बनाई जाती है, तो 33 केवी तक बनाई जाती है, यानी कि 33,000 वोल्टेज तक हमारी एसी बनाई जाती है। समझ में आ गई होगी बात। अभी साथियों यहाँ पर बात आती है दूसरी, डीसी की। साथियों अगर ये एसी और डीसी का पार्ट और अच्छे से देखना है तो यहाँ पर आई बटन पर क्लिक कर लीजिए, आपको मैंने अलग से वीडियो बना रखा है आपके लिए, वहाँ पर सब कुछ समझ में आएगा आपको। अभी साथियों बात आती है डीसी की। साथियों डीसी क्या होता है कि डीसी सिर्फ प्लस में ही चलता है। ये तो ना तो अपना मान चेंज करता है ना दिशा चेंज करता है। देखिए यहां से शुरू हुआ और ये बिल्कुल सीधा चला जाएगा, ठीक है, कोई मान दिशा चेंज नहीं कर रहा। मतलब देखिए जो डीसी है ना, डीसी इस प्रकार से निकलता है। ये गया साहब, कुछ दिखा आपको? मुझे भी नहीं दिखा।
मुझे भी नहीं दिखा। तो यहाँ पर डीसी बहुत ही स्पीड से चलता है, और जो चीज़ बहुत ही स्पीड से चलती है ना, वो ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाती। धीरे धीरे चलिए, तभी सफलता तक पहुँचेंगे। अगर एकदम से उड़ने की कोशिश करोगे तो कहीं नहीं जाओगे, बिल्कुल डीसी की तरह। डीसी रुक जाती है साहब, डीसी रुक जाती है। बीच बीच में बूस्टर की आवश्यकता पड़ती है, मोटिवेशन की आवश्यकता होती है। जो बूस्टर होता है ना, इसके लिए जो बूस्टर लगाया जाता है कि ये उसको और पावरफुल, बीच में और पावरफुल बनाया जाए और फिर आगे चलती है ये। तो जैसे कि हमारे लिए मोटिवेशन होता है कि हम फिर थक कर बैठ जाते हैं, फिर हमें मोटिवेट किया जाता है, फिर हम थोड़ी दूर चलते हैं, फिर हम थक कर बैठ जाते हैं, फिर थोड़ी दूर चलते हैं। तो यहाँ पर भी क्या होता है कि इसको फिर थोड़ी दूर चलती है, फिर इसको बूस्टर लगाया जाता है, फिर थोड़ी दूर चलती है, फिर बूस्टर लगाया जाता है। तो इस प्रकार से ये आगे चलती है, ठीक है। तो इसीलिए ये जो हमारा डीसी है ना, इसका प्रयोग हम बहुत ही कम करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटमों में ज़्यादा करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक आइटमों में बहुत छोटी छोटी दूर की ये दिशा जो है, जो मार्ग है वो तय करते हैं, बहुत छोटे छोटे मार्ग। तो यहाँ पर साथियों हम इसका प्रयोग कम करते हैं, इसका प्रयोग कम करते हैं, लेकिन करते तो है तो विद्युत धारा, तो पढ़ना तो इसको भी पड़ेगा साथियों। इसके अंदर सबसे पहले तो एक पॉइंट तो वैसे ही कम हो गया, फ्रीक्वेंसी कुछ नहीं होती इसके अंदर, हटर्स वगैरह कुछ नहीं होती, हटर्स वगैरह कुछ नहीं होती। लेकिन साथियों ये जो बनाई जाती है ना, 650 वोल्टेज तक ये बनाई जाती है, ठीक है, 650 वोल्टेज तक ये बनाई जाती है। इसको अप करने के लिए ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है, और इसको डाउन करने के लिए साथियों प्रतिरोध का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? प्रतिरोध का प्रयोग किया जाता है। तो ये तो हो गई एसी की और डीसी की बात, ठीक है, एसी की और डीसी की बात होगी। अब साथियों बात आती है विद्युत धारा के प्रभाव। अभी मैं आपसे पूछूं कि मेरे पास एक कंडक्टर है साहब, मेरे पास एक वायर है, ठीक है, वायर तो मेरे पास है नहीं, मान लीजिए ये वाला वायर है। मैं पूछूं आपको इस वायर में करंट है या नहीं है, तो आप क्या करोगे? काट के बताओगे या इसको छील करके हाथ से तोड़ के बताओगे? किस प्रकार बताओगे? देखो, छीलोगे तो नुकसान होगा, काटोगे तो नुकसान होगा। हमें प्रभाव का पता होना चाहिए कि कौन सा प्रभाव कहाँ पाया जाता है। साथियों विद्युत धारा के कुछ प्रभाव होते हैं, उन प्रभावों से हम पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर विद्युत धारा है या नहीं है। लैंप जल रहा है, अब तार को काटने से अच्छा है कि आप अगर तार को काट रहे हो तो आप जानवर हो, और अगर आप लैंप को देखकर बता रहे हो कि लैंप जल रहा है तो आप सब लाइट है, ठीक है। पंखा चल रहा है, आप बोलोगे यार पंखा क्यों चल रहा है, ये तो पागल वाली बात होगी। हाँ, पंखा चल रहा है तो लाइट है। तो ये क्या है? विद्युत धारा के कुछ प्रभाव होते हैं जिनसे हम पता लगाते हैं। लेकिन साथियों जो पंखा चल रहा है वो कौन सा प्रभाव है? वो प्रभाव है साथियों चुंबकीय प्रभाव। क्यों? क्योंकि साथियों विद्युत धारा की जो पंखा होता है उसके अंदर चुंबक बनती है, और चुंबक से ही पंखा चलता है। तो इस प्रकार के कुछ प्रभाव होते हैं। सबसे पहला प्रभाव आपको देखने को मिल रहा है, विद्युत धारा के प्रभाव होते हैं साथियों 5 प्रभाव होते हैं। ऊष्मीय प्रभाव, सबसे पहला ऊष्मीय प्रभाव। साथियों क्या हुआ कि एक हमने तार ले लिया, नाइक्रोम का तार ले लिया, हीटर, उसके अंदर हमने क्या किया, यहाँ से करंट फ्लो करवाया और वहाँ से रेजिस्टेंस आ रहा था। रेजिस्टेंस भैया बोले भैया गड़बड़ है, इधर इधर जाना नहीं है, ये हमारा एरिया ससुरा। तो रेजिस्टेंस क्या किया, उसको विरोध किया कि नहीं मैं तो नहीं जाने दूंगा। और यहाँ से करंट बैठा, हम भी जाएंगे, हम भी कम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से करंट जाने की कोशिश कर रही है। अभी वहाँ पर क्या हो रहा है कि दोनों के अंदर झगड़ा उत्पन्न हुआ, और झगड़ा होते ही वहाँ पर वो वायर गर्म हुआ। और अगर साथियों गर्म हुआ तो वो विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहलाया, मतलब वहां पर ऊष्मा उत्पन्न हुई। तो अगर वहां पर गर्म हो रहा है मतलब करंट लड़ाई कर रही है साहब, अगर लड़ाई कर रही है तो वहां पर विद्युत धारा है, विद्युत धारा है। अब आपको तार को छीलने की आवश्यकता नहीं, तार को काटने की आवश्यकता नहीं है, आप वैसे ही देखकर बता सकते हैं हाँ गर्म है तो विद्युत धारा है, ठीक है। तो ये विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव हो गया। इसी प्रकार विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, पंखा चल रहा है, मोटर चल रही है, कोई भी मान लीजिए, ठीक है, जो कि इंडक्शन के सिद्धांत पर, जो कि चुंबक के सिद्धांत पर कार्य करती है। सारा काम हो रहा है, मोटर चल रही है, पंखा चल रहा है। अभी आप ये देखोगे कि ये क्यों चल रहा है, तो वो तो हो गई पागलों वाली बात। अभी आप बोलोगे कि यहाँ पर चुंबक बन रहा है, तो वो होगी समझदारों वाली बात। तो यहाँ पर चुंबक, जो पंखा होता है ना साथियों, उसके अंदर भी चुंबक बनता है, उसके अंदर भी चुंबक बनता है। जैसे कि क्या होता है, यहाँ से क्या होता है साथियों, यहाँ से करंट फेंका जाता है, यहाँ से आगे से प्रतिरोध होता है। प्रतिरोध भैया गड़बड़ है, इधर नहीं आना। दोनों में आपस में फिर से लड़ाई होती है, लेकिन इस बार ऊष्मा उत्पन्न नहीं होती, इस बार चुंबक उत्पन्न हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमने तार को दे दिया कुंडली का रूप। अगर तार को आपने कुंडली का रूप दे दिया ना, तो वहां पर फिर ऊष्मा नहीं, वहां पर चुंबक उत्पन्न होगा, वहां पर चुंबक उत्पन्न होगा। तो ये हो गया साथियों विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। देखिए सारे प्रभाव समझा रहा हूं, अगर कोई डाउट हो तो आप बिल्कुल बता सकते हैं। इसके बाद आता गया रासायनिक प्रभाव। बैटरी है साहब, साथियों बैटरी जो है, बैटरी के अंदर हम पीछे से तार लगाते हैं, आगे से तार लगाते हैं। करंट देने के लिए तार थोड़ी लगाते हैं हम, तो उसके अंदर से करंट लेते हैं, सप्लाई लेते हैं। इनपुट के लिए कोई तार नहीं लगाते, हम इससे आउटपुट लेते हैं। तो ये जो इनपुट मिल रहा है, कहाँ से मिल रहा है साथियों? उसके अंदर क्या होते हैं, विलयन भरे जाते हैं, जिसे हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। और इन इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर क्या होता है साथियों, एक क्रिया होती है
जिसे हम रासायनिक प्रभाव कहते हैं। और इन्हीं रासायनिक प्रभावों के कारण हमें क्या मिल पाती है, विद्युत धारा मिल पाती है। तो वहां पर विद्युत धारा है, क्योंकि अंदर विद्युत धारा है तभी तो हमें बाहर मिल रही है ना। तो ये रासायनिक प्रभाव हो गया। मतलब रासायनिक प्रभाव साथियों, बैटरी के अंदर विद्युत धारा है इसीलिए हमें बाहर मिल रही है, और बैटरी से डीसी मिलती है, चाहे मिले कोई सी, लेकिन विद्युत धारा मिल रही है, तो वहां से हमें डीसी मिल रही है। तो वो हमारे लिए क्या हो गया, वो हमारे लिए एक सोर्स हो गया विद्युत धारा का। और उसमें किस कारण हो रही है, रासायनिक प्रभाव के कारण हो रही है। अब आपको उसको खोलने की आवश्यकता नहीं है कि इसके अंदर विद्युत धारा क्यों उत्पन्न हो रही है, क्योंकि उसके अब आप समझदार हो, आपको मैंने बता दिया कि रासायनिक क्रियाएं हो रही है, इसीलिए हमें विद्युत धारा मिल रही है। तो ये विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव हो गया। कोई डाउट? ठीक है, कोई डाउट नहीं होगा। किरणीय प्रभाव। साथियों किरणीय प्रभाव कौन सा होता है? देखिए साथियों, आपने एक्सरे की मशीन देखी होगी। साथियों एक्सरे की मशीन जो होती है ना, एक गैस विसर्जन जो होती है ना, शून्य गैस नलिका होती है। गैस विसर्जन मतलब उसके अंदर क्या होता है, उस नली के अंदर साथियों हाई वोल्टेज और हाई फ्रीक्वेंसी डाली जाती है, और वो जब आपस में टकराती है तो साथियों वहां पर हमें देखने को मिलता है किरणें निकलती है। और वो किरणें इतनी खतरनाक होती है कि हमारे जो हड्डियों का ढांचा है ना, वो भी वो बता सकती है, वो भी निकाल सकती है। तो वो होता है किरणीय प्रभाव। ये डॉक्टरों के पास एक्सरे की मशीन में देखने को मिलता है। एक गैस विसर्जन नलिका होती है, उस नलिका के अंदर हाई वोल्टेज और हाई फ्रीक्वेंसी फ्लो करवाई जाती है। उसके कारण क्या होती है साथियों, एक चमत्कारी किरणें उत्पन्न होती है, और उन चमत्कारी किरणों से हमारी हड्डियों का ढांचा, शरीर का एक एक अंग आप आराम से देख सकते हैं कि शरीर के अंदर क्या है, कैसी हड्डियां है। तो ये हो गया किरणीय प्रभाव। बात समझ में आ गई। इसके बाद बात आती है गैस आयनीकरण प्रभाव। गैस आयनीकरण, ट्यूबलाइट किसने देखी साहब? साथियों ट्यूबलाइट के अंदर आर्गन, हीलियम, पता नहीं न जाने कौन कौन सी गैसें भर दी जाती है, और जब उसके अंदर करंट फ्लो करवाया जाता है तो गैसों के केस में दाने से बन जाते हैं साथियों, दाने से बन जाते हैं। और जब उसके अंदर करंट फ्लो करवाया जाता है तो वो दाने आपस में टकराते हैं, टकरा के फूटते हैं। आपने देखा होगा, कभी कभी आपने लैंप जलाया, ट्यूबलाइट जलाई होगी, तो 3-4 बार तो वो ऐसे करती है, ठप ठप ठप, मतलब 3-4 बार जलेगी, बुझेगी, झपके मारेगी। क्या होता है वो? ऐसा नहीं कि वो शुरू हो रही है, ऐसा है कि वहां पर वो टकरा रहे हैं, वहां पर वो जो गैस से भरी जा रही है, गैस का आयनीकरण हो रहा है। आयनीकरण का मतलब क्या है साथियों? अपने अपने आयन्स में ऋणायन और धनायन अपने अपने आयन में विभक्त होते हैं, और विभक्त होके यहाँ पर वह भी एक प्रकाश उत्पन्न करते हैं, जिससे कि हम पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर करंट है, ट्यूबलाइट जल रही है तो वहाँ पर करंट है। अब आप कहोगे सर ट्यूबलाइट तो फ्यूज भी हो सकती है, तो भैया बिल्कुल हो सकती है, तो आप उसे चेंज कीजिए ना, उसे चेंज कीजिए। तो यहाँ पर साथियों ट्यूबलाइट होती है, वो भी एक विद्युत धारा का प्रभाव ही देती है हमें, गैस आयनीकरण प्रभाव, क्योंकि उसमें गैसें भरी जाती है। और मैंने आपको बता दी कि आयनीकरण क्या होता है, किस प्रकार से काम होता है। बाकी इनके बारे में हम पढ़ेंगे, एक एक चीज़ के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। रासायनिक प्रभाव, गैस आयनीकरण प्रभाव, जब ट्यूबलाइट वाला पार्ट आएगा उसमें देखेंगे। प्रदीप्ति, यहाँ पर इसके बारे में भी देखेंगे। और रासायनिक प्रभाव बैटरी वाले में देखेंगे। चुंबकीय प्रभाव, चुंबक वाला लेसन अलग से है, सब में देखेंगे, सबको देखेंगे, एक एक चीज़ को देखने वाले हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद साथियों, हमारे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं इसी प्रकार के धमाकेदार वीडियो में फिर से। धन्यवाद साथियों।